नमस्कार। आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोरोना महामारी के बाद चीन अब नई बीमारी की चपेट में है। नई बीमारी में लोगों को और खास तौर से अगर देखा जाए तो बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है कि उत्तरी चीन के बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी अब फैल रही है और चीन में सांसों की रहस्यमय बीमारी ने दुनिया को फिर से टेंशन में ला दिया है। खास बात यहां पर यह है कि बड़े पैमाने पर बच्चे निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ जमा हो रही है। इस बीमारी का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बच्चों में मुख्य रूप से तेज बुखार सहित कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि संक्रमण घातक है। चीन में बीमारी के लिए डब्ल्यूएचओ भी एक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूएचओ ने चीन को इसी के साथ हर जानकारी साझा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इस बीमारी से भारत को कितना खतरा है? क्या भारत को इस बीमारी से चिंतित होने की जरूरत है? कोविड के बाद क्या इस बीमारी के भी बड़े होने का खतरा है? करते हैं इसी पर विस्तार से बात और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवनीत सूद, पल्मोलॉजी, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल, मानसी गुलाटी, योगा एक्सपर्ट, डॉक्टर प्रशांत छाजे, डायरेक्टर चार्जेड लंग केयर एंड स्लीप सेंटर, डॉक्टर मनीष इतोलिकर, कंसल्टेंट फिजिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रशांत, आप ही से पहला सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम से जुड़ी संक्रामक रोग डॉक्टर कृतिका कुपल्ली का यहाँ पर कहना है कि चीन में सांसों को लेकर जो दिक्कतें, बीमारियां सामने आ रही है, जो इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में भी थोड़ी सी वृद्धि देखी जा सकती है। इन मामलों में, इन केसेस में थोड़ा सा और हम देखेंगे इजाफा हो सकता है क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो चीन ने पहली बार लॉकडाउन के बाद अपनी पहली सर्दी देखी है और वहाँ पर हम सब जानते हैं कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी भी लागू थी और अब धीरे धीरे क्योंकि वो ख़त्म हो रही है, वो हट रही है, तो इन्फ्लुएंज़ा और बाकी तरह के जो निमोनिया के केसेस हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई ये ही वो मामला है या यहाँ पर कहानी कुछ और है? एक नई बीमारी को लेकर हमें चिंतित होने की ज़रूरत है। थैंक यू कविता। अभी ये ना बहुत प्री मैच्योर है कुछ भी स्टेटमेंट देना। बट हम जो ये पैटर्न देख रहे हैं, हम ये जो मीडिया के थ्रू जो ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है हमें, इसमें जैसे कि आपने कहा, वो डॉक्टर, डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा इसके केसेस बढ़ सकते हैं। ये ये जो उनका कहना है, ये टिपिकली इस बेसिस पे है कि कोई भी एक अगर वेव आता है इन्फेक्शन का, अभी ये वायरल इन्फेक्शन है, एटिपिकल निमोनिया वाला इन्फेक्शन है, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा अगले दिनों में। बट कोई भी जब भी वेव आता है, शुरुआत में इट गोज अप अप ऊपर जाता है, पीक होता है, स्टेबलाइज होता है और उसके बाद नीचे आता है। तो ये जो पिछले 1-2 हफ्ते से जो इनको केसेस का जो इंक्रीज नंबर दिख रहा है, वो बेसिस पे वो बता रहे हैं कि इट इज जस्ट ऑन अ क्लिनिकल बेसिस दैट इट इज लाइकली टू गो अप। अभी ये कुछ और है, क्या है ये बोलना बहुत मुश्किल है, बट जो हमें समझ में आ रहा है कि इट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पेशेंट्स को, जो बच्चे जो है उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और खांसी शुरुआत में नहीं है, बट कुछ दिनों के बाद खांसी और चेस्ट टाइटनेस हो रहा है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। सो अभी तक यही है। इसके कॉमन रीजन हो सकता है, इट कैन बी अ वायरल इन्फेक्शन। अभी जो डिस्कशन में है कि कोई बोलते हैं कि वेदर इट इज एन आरएसवी वायरस, जो हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है। कोई कह रहा है कि उसका एटिपिकल निमोनिया है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया करके एक एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है, उसका भी चर्चा की जा रही है। अभी वेदर ये कोई दूसरा वायरस है, कोविड का वायरस है, वेरिएंट है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बट एक चीज है कि कंपेयर टू ये जैसा भी ये वेव आता है तो सब लोग कोविड के वेव के बारे में सोचते हैं, बट आई थिंक नाउ द प्रिपेयर्डनेस इज मच हायर कंपेयर टू व्हाट वी वर years ago। टेस्टिंग बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे पैनल्स आ गए हैं जिसमें हम थ्रोट सैंपल, स्पूटम सैंपल में वायरसेस और बैक्टीरिया को एक साथ स्क्रीन कर सकते हैं इन अ रैपिड वे। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि हमें रुक के देखना है कि ये रिपोर्ट्स क्या आते हैं, एक्सटेंडेड टेस्टिंग करना है। और ये बच्चों में बीमारी का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, बट हमने अक्सर देखा है कि जो चीजें अगर
ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बच्चों में आ रहा है, तो वी मस्ट आल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर ओल्डर पेशेंट्स। जो हमारे ओल्डर पेशेंट्स हैं, ये वो ग्रुप के लिए भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए, और जो पेशेंट्स थोड़े से इम्यूनो सप्रेस्ड है, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। काफ़ी हद तक आपने हमें ये बात समझा दी है, लेकिन डॉक्टर नवनीत, जो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के सिम्टम्स है ये? निमोनिया, इन्फ्लुएंजा से कितनी मिलते-जुलते सिम्टम्स हैं? तो एक तो इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम ये है कि चाइना से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बाहर नहीं आता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम भी कोविड-19 जो था वो हमारे को 20 में ही समझ आया था। तो अभी क्या है स्टेटस वहाँ पे, जो अभी प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया, हमें अभी कुछ ऐसा कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत प्रीमेच्योर है बोलना। हाँ, बट ये है कि मोर्टेलिटी नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी दिख जाती है। और प्राइमरीली बच्चों में हो रहा है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ये भी इशू है कि 3-4 साल से चाइना काफी हद तक क्लोज्ड था, क्योंकि कोविड था, उनका जीरो कोविड पॉलिसी थी। तो जो जनरल इम्यूनिटी बनती है बच्चों की या बड़ों की भी इनफैक्ट, वो काफी कम हो गई होगी। मास्क भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुए, लॉकडाउन बहुत थे वहां पे। तो जो जनरल ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जो एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो भी ऐसे इन्फेक्शंस कर ही सकते हैं। फ्लू के जैसे सिम्टम्स वाले और बाकी निमोनियाज के सिम्टम्स वाले भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ये सब प्रॉब्लम्स ये कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कल्चर में कहीं नहीं आया है। तो जैसे आपका ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होगा, उसी हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस का हिसाब बैठेगा। बट मेरा तरफ से बस एक यही रहेगा, क्योंकि हमें बहुत नॉलेज और बहुत इस चीज की अभी पता नहीं है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। तो मैं मेरे हिसाब से अभी एटलीस्ट बच्चों में, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं या एल्डरली हैं, वो अभी के लिए जो कोविड के हमारे प्रोटोकॉल्स थे उस पे कुछ हद तक चले जाएं। बाहर अगर क्राउडेड प्लेसेस हैं तो मास्क पहन लें। और दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी जो अभी काफी कम हो गई है, वो थोड़ा अभी फॉर द टाइम बिंग, टिल वी गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तब तक हम थोड़ा सा केयरफुल रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट। डॉक्टर मनीष, अब यहाँ पर ये बातें भी सामने आ रही है कि ये जो इन्फेक्शन है ये कंटेजियस भी है, ये फैलने वाला इन्फेक्शन भी है, जो कि आमतौर पर देखते हैं कि जब भी हम किसी वायरल की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो उसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या उसी तर्ज पर भी हम इस रहस्यमय बीमारी को देख सकते हैं? क्या वाकई ये इतनी जल्दी फैलने वाले लक्षण कैरी करती है? हाँ, जनरली जो ये प्रकोप होता है, या हम बोलते हैं कि एकदम केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब वो फैलने वाली बीमारी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये विंटर में जो बीमारी आती है, जैसे नमी कम रहती है और ठंडी रहती है, तभी वायरसेस ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जनरली ये सीज़न में ऐसे आउटब्रेक जो होते हैं, वो जनरली वायरल बीमारियाँ रहती है। तो ये संक्रमित तो रहेगी कि इतने नंबर्स चाइना में आ रहे हैं, मतलब ये संक्रमित होने वाली बीमारी है। जैसे डॉक्टर प्रशांत और नवनीत सर ने कहा कि ये वायरसेस हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल हो, या माइकोप्लाज्मा जो अटिपिकल बैक्टीरिया हो, या इन्फ्लुएंजा जो काफी हद तक पहले भी चाइना में मिले हैं। इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो आउटब्रेक होता है चिकन्स और पोल्ट्री फार्म के थ्रू, वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जैसे भी ये देखा जाता है क्लिनिकली, जैसे कि ज्यादा केसेस एक टाइम पे आना, मतलब ये संक्रमित होने की वायरल बीमारियां लगती है। तो जब तक पुष्टि अपने को मिलती नहीं है कोई पीसीआर टेस्ट से या कल्चर टेस्ट से, तब तक ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ये कोई वायरस है, जो फ्लू वायरस भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई मॉर्टेलिटी का रिपोर्ट आया नहीं है। तो ये संक्रमित फ्लू ही हो सकता है। मानसी, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बातों में भी समझ में आ रहा है, तमाम डॉक्टर्स ने जो बात भी समझाई है कि किस तरह से इम्यूनिटी जो है वो डैमेज हुई थी, ज़ीरो कोविड पॉलिसी का पालन किया जा रहा था चीन में, और अब क्योंकि ठंड भी है और ऐसे में क्योंकि अब इनकी इकॉनमी खुल रही है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रोन हो इन्फेक्शंस को लेकर। किस तरह से आपकी इम्यूनिटी एक ज़ीरो कोविड पॉलिसी जैसे माहौल में इम्पैक्टेड होती है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से खुलती हुई दिखाई दे रही है, तमाम देश खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर चीन एक ऐसी जगह बना हुआ है जो पूरी तरह से कामकाज नहीं कर रहा था, खुला नहीं था, और अब क्योंकि थोड़ी सी ढिलाई बढ़ती जा रही है नियमों में, तो उल्टे कि लोग हेल्दी फील करें, बीमार पड़ने शुरू हो गए हैं, और खासतौर से बच्चे
बच्चों को इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, मानसी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इम्यूनिटी वीक हो जाती है एंड उसके लिए बिकॉज़ मैं योग कराती हूँ, तो मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता सकती हूँ। ऑफ़ कोर्स बाकी सब आप हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट बता चुके हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसे कोविड का समय था, हम लोगों ने काढ़ा लिया था, हल्दी का काढ़ा लिया था, योग करा था, भस्त्रिका क्रिया किया था। अगर हम थोड़े सर्टेन डिसिप्लिन फ़ॉलो करें, तो डेफ़िनेटली हम चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे कोविड का टाइम नहीं रहा तो ये भी टाइम नहीं रहेगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगी सबको अगर कोशिश करें तो इम्यूनिटी के लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए हल्दी का काढ़ा पीजिए, तेज पत्ते का पानी पीजिए और योग करिए। जितना अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, निरोग रखेंगे, हम चीज़ों से दूर रहेंगे। तो कुछ हेल्दी डिसिप्लिन फ़ॉलो करिए, कोशिश करिए बच्चों के लिए स्पेशली 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए। सोशल डिस्टेंसिंग अगर थोड़ा फ़ॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर फ़ॉलो करिए। तो प्रशांत, अक्सर अगर इम्यूनिटी की हम बात करें और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बच्चों में तो ये काफ़ी बेहतर होती है, और जो खासतौर का निमोनिया कहा जा रहा है इसमें बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहाँ पर अस्पतालों में अब जगह कम पड़ने लगी है। तो कोई खास वजह हम बच्चों को ज़्यादा इससे बीमार और पीड़ित होता हुआ देख रहे हैं, ऐसा क्यों? बच्चों में जो इम्यूनिटी है ना वो इट इज इन अ डेवलपिंग फेज। तो बच्चों में जितना एक एडल्ट में एक्सपोजर हुआ रहता है टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स, तो एक हद से एक बॉडी की खुद की इम्यूनिटी डेवलप हुई रहती है। तो बच्चों को अगर कोई एक नया म्यूटेंट है, नया वायरस का अगर एक्सपोजर हुआ है, तो दैट इज द रीजन मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना एक साथ सिवियर और एक इतने लार्ज स्केल पे ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। अभी यदि ये फ्लू जैसा वायरस होता तो भी हमारे पास काफी टेस्ट है टू डिटेक्ट देम वेरी फास्ट। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत मतलब जानना जरूरी होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल फ्लू वायरस होता है तो इसका डायग्नोसिस में देरी नहीं होता है। अभी एज फार एज बच्चों का है, रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अक्सर बच्चों में देखा जाता है, बट हमें जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एक हिसाब से जो इम्यूनिटी एक सिमिलर लेवल पे होती है। बच्चों की डेवलपिंग इम्यूनिटी होती है और जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनकी वेनिंग इम्यूनिटी होती है। सो एट सम लेवल बोथ ऑफ देम आर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, they are less on immunity, and but they have a good capacity to fight the infections, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे हमारे पहले स्पीकर्स ने कहा कि अभी कोई मोर्टेलिटी का या जो डेथ रेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और एक चीज मैं कह रहा हूँ कि अपने जो प्रिवेंशन के बारे में आपने जो अर्लियर स्पीकर से कहा, मुझे लगता है कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम जो वायरल इन्फेक्शन है इसका भी हम प्रमाण बहुत ज्यादा देख रहे हैं। हम पोल्यूशन रिलेटेड, XYZ रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो प्रमाण है वो ज्यादा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल आई थिंक वी हैव टू मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो हम हैंड हाइजीन करें, या कहीं अस्पताल में जाए तो हमें हैंड क्लीनिंग करना है, आप कोई क्लिनिक में जाओ तो हैंड क्लीनिंग करना है, मास्क का यूज करना है। एंड पर्टिकुलरली आई विल से दैट अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जिसे कॉफ कोल्ड फ्लू लगता है, तो उस व्यक्ति ने खुद जान लेके एज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस से हिसाब से ही शुड स्टार्ट टू यूज द मास्क। एंड अगर एक आध दो दिन के लिए अगर खुद को आइसोलेट कर ले तो सबसे बेहतर रहेगा। आई एम नॉट सेइंग आइसोलेट, बट टेक मोर प्रिकॉशंस नॉट टू गो इनटू पब्लिक एरियाज, सो दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। तो कोई भी इन्फेक्शन आने दो, कोई भी वायरल वेव आने दो, until we understand better, I think ये जो rules है which we have learned from COVID, I think we have to continue to practice them. चलिए, तो यहाँ पर जो हाइजीन है जो हमने कोविड के वक्त सीखा था उसको बरकरार रखने की सलाह तो आप दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है डॉक्टर प्रशांत, मेडिकली इसको माइकोप्लाज्मा निमोनिया कहा जा रहा है, जिसको वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। ज़रा इसके बारे में हमको समझाइए कि ये किस तरह का निमोनिया होता है। 2-3 तरह के मेडिकल टर्म्स है निमोनिया को लेकर, जो कि कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अंदेशा हो सकता है कि ये इस तरह का निमोनिया हो। क्या है ये वॉकिंग निमोनिया? नहीं, सो इसको ये जो वॉक इन निमोनिया मतलब इसके लिए कहता है कि पेशेंट्स को शुरुआत में सीवियर सिम्टम्स नहीं रहता है, दे कम वॉकिंग टू द क्लिनिक एंड देन दे विल हैव द फीवर वगैरह रहेगा उनको। आप अगर एक्सरसाइज करते हो या सीटी करते हो तो उस पर पैचेस दिखाई देता है, तो इसके इसको वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है। बट माइकोप्लाज्मा निमोनिया ये जो एक जंतु है, ये एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि उसका एक माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जो सेल वॉल नहीं होता है। बट लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। माइकोप्लाज्मा निमोनिया का उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डायग्नोसिस करने में काफी टाइम लगता है।
उसको उसका जो सेल वॉल का जो उसका जो बायोलॉजी है वो हिसाब से कल्चर में ग्रो करने के लिए उसे बहुत टाइम लगता है। तो नॉर्मली कैसे हम एक बलगम टेस्टिंग को दे देते हैं, दो तीन दिनों में अपने को एक कल्चर का बैक्टीरिया का रिपोर्ट आ जाता है, कौन सी मेडिसिन काम करती है वो पता चलता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया में कल्चर इट इज अ फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। कल्चर में ग्रो करने के लिए वो डिफिकल्टी देता है और इट टेक 7 to 21 days फॉर द कल्चर टू ग्रो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसका जो दिक्कत है डायग्नोसिस में कि इसके जो पीसीआर टेस्ट जो किए हैं दे आर नॉट सो कॉमनली अवेलेबल, दे आर एक्सपेंसिव एंड दे नीड एक्सपर्टीज। तो इसके लिए ये इसका जो डायग्नोसिस है वो डिले हो जाता है। और एक दूसरे सीरोलॉजिकल टेस्ट आता है। अभी सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम जो एक आईजीएम करके देखा जाता है, माइक्रोप्लाज्मा आईजीएम देखते हैं बच्चों में, आईजीए इन ओल्डर पेशेंट, बट ये एब्सोल्यूट वैल्यू को कम वैल्यू है। इसका जो कॉन्वोलेसेंट सैंपल कहते हैं कि 3 हफ्ते के बाद अगर आप चेक करोगे और फिर आपको पता चलेगा कि अगर उसके टीटर्स बढ़ गए हैं तो यस देन इट विल बी अ मोर कंफर्मेटरी diagnosis or a more stronger supportive diagnosis. The problem is that immediate diagnosis के लिए टेस्ट बहुत कम है, इजीली अवेलेबल नहीं है, और पीसीआर टेस्ट है इन्हें अपने को अवेलेबल किया जाना, विल हैव टू बी मेड अवेलेबल एट अ लार्जर स्केल यदि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया है और इसका डायग्नोसिस करना है तो। डॉक्टर नवनीत, जो WHO की हेल्थ इमरजेंसी की डॉक्टर साहिबा है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्योंकि अभी इकोनॉमी खुल रही है चीन की, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा और साथ ही ब्रोंकोनिमोनिया जैसी बीमारियों का भी सामना जो है इनको करना पड़ सकता है। अगर ये शुरुआत में पकड़ में ना आए, अगर सबसे पहले तो क्या ये वाकई इस तरह के केसेस हैं? काफ़ी हद तक माइकोप्लाज्मा डॉक्टर साहब ने समझाया, डॉक्टर प्रशांत ने, लेकिन ब्रोंकोनिमोनिया क्या है, अगर ये नाम मैं सही तरह से बोल रही हूँ तो? और दूसरा, ये मामले जल्दी पकड़ना कितने ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक तो हम बच्चों के ही केसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स को भी जो है इस तरह की बीमारी अपनी चपेट में ले ले। जी बिल्कुल, सही बात है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, WHO वालों का भी जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने अभी ऑर्गेनिज्म के बारे में उनको कुछ डेफिनेटिवली नहीं पता है। उन्होंने बस एक ये पॉसिबिलिटी जताई है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एक बार समझिए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया वन ऑफ द एटिपिकल बैक्टीरिया है। उसके जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो जो कल्चर की बात करना है, वो वायरसेस में ऐसा होता है कि वेव्स में आती है, जैसे हमारी कोविड की वेव्स आई थी। बैक्टीरिया वैसे वेव्स में नहीं आएगा। बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, उसको टाइम लगता है, फिर रेजिस्टेंस डेवलप करता है, फिर इन्फेक्ट करता है। तो ये एटिपिकल जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी हमारे अभी भी कॉमनली भी वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज है निमोनियाज का। जो ब्रोंको निमोनिया भी करता है उसमें भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बड़ा कॉमन कॉज है इन जनरल भी, एडल्ट्स में भी। अब अगर वही ऑर्गेनिज्म है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ ऐसा भी मेंशन किया हुआ है कि देयर कैन बी अ कॉकटेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बोथ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो इवन दे आर नॉट श्योर कि व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। मेरे ख्याल से जो एडल्ट्स हैं वो भी थोड़े केयरफुल रहें, जैसा कि पहले भी बाकी पैनलिस्ट ने बोला, मैंने भी बोला। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कैंसर, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो थोड़े से रिलेटिवली ज्यादा केयरफुल रहें। और मेरे ख्याल से जो बच्चों की वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी फॉलो करते हैं। तो एटलीस्ट जो इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन और बाकी RSV की वैक्सीन भी अभी आजकल आ गई हैं, तो जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो एटलीस्ट अगर बच्चों को नहीं लगी हैं और जो बड़ों वालों में भी जो अवेलेबिलिटी है वो सब अपनी लगाएं, ताकि जितनी इन्फेक्शन हम रोक पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन से क्रॉस इम्यूनाइजेशन भी हमें मिलती हैं। तो बहुत सारे वायरसेस होंगे जो क्रॉस इम्यूनाइजेशन आपको हेल्पफुल कर सकती है वैक्सीनेशन की। मान लो एक फ्लू की आपने वैक्सीन ली है तो कुछ और वायरसेस को भी वो बचा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा कोविड टाइप के प्रोटोकॉल्स फॉलो करे। डॉक्टर मनीष, कितने चांसेस हैं कि ये कोविड का ही एक म्यूटेशन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है? अभी तक कोई पुष्टि हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक वहां से जो बट कोविड का अगर रहता था तो PCR टेस्ट अभी तक आना चाहिए था। जैसा डॉक्टर प्रशांत सर ने भी बोला कि कोई पुष्टि वहां तक अभी तक आई नहीं है। 1 हफ्ता हो गया है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अगर कोविड भी रहता तो RT-PCR टेस्ट तो 2 डेज में तो आना चाहिए। तो आउटब्रेक जैसा हुआ है वैसा तो वायरल
फीवर ही लगता है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स में बच्चे, जैसे चाइना अभी बहुत दिन क्लोज था, चालू हुआ है, और बच्चों में जनरली संक्रमण ज़्यादा होता है, स्कूल्स और एक साथ में रहते हैं, इसलिए ये एक वायरल फीवर ही लगता है। बट अभी तक कोई पुष्टि हम दे नहीं सकते कि वो कोविड ही रहेगा या उसका वेव रहेगा। जैसे ही आरटीपीसीआर या कल्चर्स के रिपोर्ट आएंगे तभी हम बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि पहले भी पैनलिस्ट ने बताया कि हमको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, कि हम प्रिपेयर्ड है अभी इस बार कि कोई भी वेव आई तो हैंड हाइजीन, आइसोलेशन और टेस्टिंग, जब भी लक्षण आए या ज्यादा ऐसे ग्रुप में लक्षण आते तो आरटीपीसीआर करके हम समझ लेते हैं बीमारी को। तो कोई पैनिक करने की जरूरत हमको नहीं है। हमको जस्ट केयरफुली वॉच रखना है पॉपुलेशन पे, कि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स मिल गए तो तुरंत उनका टेस्टिंग करके वो आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए हमको सिर्फ वॉच रखना है ऐसे केसेस पे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रशांत, आपसे एक सवाल लूंगी, उसके बाद मुझे मानसी के पास जाना है और कुछ नुस्खे उनसे भी समझने हैं, क्योंकि देखिए कुल मिला के चर्चा में तो बात सामने आ रही है कि भारत को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीन में अभी भी पता नहीं चल रहा कि किस तरह का इन्फेक्शन है। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, हमारे आसपास भी हम देख रहे हैं मौसम की तब्दीली कह लीजिए या वायरल का एक नया तरीका कह लीजिए, हर कोई खांस रहा है, हर किसी को जुकाम हो रहा है। अब की बार जो खांसी जुकाम हो रहे हैं डॉक्टर साहब, वो महीने महीने तक ठीक नहीं हो रहे हैं। आप एंटीबायोटिक्स भले 5 दिन लें या 7 दिन लें, ठीक है, तो हमें अभी भले ही घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हमारे यहाँ भी कुछ अलग तरीके का वायरस घूम रहा है? पता नहीं इसको आप कोविड का एक म्यूटेशन कहें या उसका कोई हल्का फॉर्म कहें, पता नहीं, लेकिन वायरल सब डॉक्टर्स कहते हैं और बड़ा लंबा टिकता है। कविता जी, ये जो आपने जो पॉइंट कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये लास्ट कुछ महीनों में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। हमने जो वायरल जो फ्लू लाइक इलनेस है, इसका जो प्रमाण है वो थोड़ा ज्यादा इसमें देखा है। अभी आपका क्वेश्चन है कि वो वायरल इन्फेक्शन आता है, 4-5 दिन में चले जाता है और लोगों को खांसी और सिम्टम्स रहते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन से फिलहाल तो हमने तक कोविड का कुछ बढ़ता हुआ देखा नहीं है, बट 2 ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं। वन इज जो है H3N2 करके, जो एक इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है, हम वो देख रहे थे, और दूसरा जो हम लोग देख रहे थे वो है RSV, जो हम लोग टेस्ट किए। तो ये दीज आर द 2 कॉमन वायरल इन्फेक्शंस दैट वी हैव, जो हम डायग्नोस कर पाए। एंड ये सब इसकी पॉसिबिलिटी इसके हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि द टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज अभी इंप्रूव हो गई है। अभी क्वेश्चन दूसरा ये है कि लोगों को इतना खांसी और सिम्टम्स ज्यादा अरसे तक क्यों रहते हैं। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि फिलहाल पर्टिकुलरली बॉम्बे जैसे जगह में भी हम देख रहे हैं कि पोस्ट वायरल राइनाइटिस या पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस का प्रमाण ज्यादा हो रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन आता है, चले जाता है, बट पेशेंट को खांसने का, वीजिंग का या चेस्ट डिस्कम्फर्ट का, बलगम आना, ये सिम्टम्स को इंप्रूव होने में कभी 2-4 हफ्ते लग जाते हैं। इसके अंदर ऐसा है कि जिस व्यक्ति को ऑलरेडी एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस का टेंडेंसी है, उनको सिम्टम्स ज्यादा देर तक चलते हैं, और जो लोगों को अगर एस्थमा या ब्रोंकाइटिस का भी टेंडेंसी नहीं है, वो लोगों में भी हमने देखा है कि कभी-कभी थोड़े ज्यादा देर तक सिम्टम चलते हैं, और कभी-कभी हमें इनको थोड़े सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में थोड़े ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर्स देने पड़ते हैं। इसकी मेन वजह है पोस्ट वायरल राइनाइटिस। राइनाइटिस मींस जब भी अपर एयरवे में थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है, उसे राइनाइटिस माना जाता है, जिसमें रनिंग नोज, ब्लॉक नोज, थोड़ा स्नीजिंग और कॉफिंग होता है। और पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस, जहाँ पे बहुत खांसी होती है, पेशेंट कहता है कि छाती में से बहुत दिक्कत हो रही है ब्रीदिंग में, कफ निकालने में टाइम लगता है, वीजिंग होता है, चेस्ट कंजेशन होता है, उसे पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस कहते हैं। चर्चा का समय मेरे पास लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मुझे मानसी के पास जाना होगा। मानसी, आपने तमाम तरह की दिक्कतें सुन ली हैं यहाँ पर, ये मुझे बताएं कि सांस से जुड़ी बीमारी के लिए योग कैसे काम आ सकता है। का समय है मेरे पास, अगर आप कोई आसन करके दिखा सकें तो। बिल्कुल, मैं एक आसन ही बताऊंगी जिसको हम महाक्रिया बोलते हैं। खाना खाने के 10 मिनट के पहले करिए इस क्रिया को। इंटरलॉक करिए अपने हाथ को क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लेंगे, इनहेल करते हैं, बॉडी को एक्सपैंड करिए, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेल, एक्सेल, धीरे से बॉडी को आगे लेके जाइए, फोर्सफुल एक्सेल, and very slowly come up. Forceful exhalation. Exhalation means you are clearing all the bad toxins from your body. तो इसको खाना खाने के 10 मिनट के पहले जरूर करिए। एम्प्टी स्टमक 3 बार करिए, और साथ में कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए।
पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। जब कोविड का समय से नहीं रहा तो ये भी समय नहीं रहेगा। एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग जरूर करिए। अपनी मानसिकता को भी पॉजिटिव रखिए और बहुत ज़्यादा डर और भयभीत कर देने वाली चीज़ों से और सोच से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।